नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो कि मार्च 2024 में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के लगभग महत्वपूर्ण सवालों के 6 से 7 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। और यदि आपको और कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आज का पार्ट है मंगलेश डबराल, जिसके आप सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें संगतकार के स्वर में हिस्सक प्रतीक हैं। इसमें उसकी मनुष्यत्व का राइट सही होगा। इसके बाद है मुख्य गायक के स्वर को कौन पुनः दोहराता है, तो संगतकार दोहराता है। आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में नित अलंकार बताइए, तो इसमें अलंकार होगा रूपक। इसके बाद आप अगला देख सकते हैं नौसिखिया शब्द का अर्थ होता है। नौसिखिया शब्द का अर्थ होता है जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, उसको नौसिखिया कहते हैं। जटिल तानों के जंगल में खो जाते हैं इस मुख्य गायक। अगला है कि प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में नित अलंकार बताइए, तो इसमें अलंकार होगा मानवीकरण। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं जिसमें है सरगम को लागने से कविता का क्या अभिप्राय है, तो सरगम को लागने से कविता का अभिप्राय मूल स्वर को भूलकर अंतर भी जटिल तानों में खो जाना। इसके बाद अगला सवाल है कि संगतकार कौन होता है, तो मुख्य गायक के साथ ताल एवं स्वर देने वाला संगतकार होता है। इसी के साथ आप अगले सवाल भी आराम से देख सकते हैं, जो इसमें आपको अति लघुत्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं, जो एक एक नंबर के सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनमें से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछले साल आए हुए प्रश्न पत्रों में से तैयार किए गए हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के अनुसार ये तैयार किए गए हैं। इसके बाद अगला आप पाठ देख सकते हैं जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, जो कि आप के पाठ्य पुस्तक में 10वें अध्याय के साथ हैं। आप देख सकते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें लेखक श्याम प्रकाश का जन्म सन 1947 में हुआ था, यानी श्याम प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ था। श्याम प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा रखा हुआ था, यहाँ पर सरकंडे आएगा। इसके बाद है कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, तो यहाँ पर साथी आएगा। पान वाला उदास हो गया, तो यहाँ पर उदास आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सत्य और असत्य की पहचान करनी है। शिवम प्रकाश वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए, तो ये सही हैं। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, ये सही है। इसके बाद है कि अब हलदार साहब को बात कुछ भी समझ में नहीं आई, ये असत्य है। इसके बाद है पाने वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था, तो ये सत्य है। अगला है कि लेकिन आदत से मजबूर आके सौराहा आत्रहत की मूर्ति तरफ उठ गई थी, ये सत्य है। अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बहुविकल्प यानी कोष्टक में से देने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं शिवम प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो शिवम प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो आपको 13 ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं नगर पालिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगवाई थी, तो मुख्य चौराहे पर लगवाई गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने वाले मास्टर कौन थे, तो उसके मास्टर थे मोतीलाल। अगला सवाल आप देख सकते हैं नेताजी की मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में कौन खड़े हो गए थे, तो हलदार साहब अटेंशन में खड़े हो गए थे। इसके बाद अगले सवाल आप देख सकते हैं जो अति लघुत्तम सवाल है, यानी कि आपके 1 नंबर के सवाल हैं और आपको एक लाइन में उत्तर देना है। आप देख सकते हैं कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था। कैप्टन नेताजी के प्रति सम्मान आदर आदर की भावना से चश्मा लगाता था। अगला सवाल है कि हलदार साहब कैप्टन को देशभक्त क्यों जान रहे थे। एक तो उसका नाम कैप्टन होना तथा मूर्ति पर सुविधा अनुसार चश्मा लगाया जाना देशभक्ति को व्यक्त कर रहा था। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है। लेखक की नज़र में चश्मा देशभक्तों को सम्मान देने और देश प्रेम का प्रतीक है। अगला आप सवाल देख सकते हैं लेखक श्याम प्रकाश के किन्हीं 2 कहानी संग्रहों के नाम बताइए, जिसमें है सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी। इसके बाद है मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी, नगर पालिका को विचार विमर्श एवं उपलब्ध धन की कमी के कारण देर लगी होगी। इसके बाद आप अगला पाठ देख सकते हैं, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत 11। इसमें आप सबसे पहले आपको बहुविकल्पात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें है राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म कब हुआ था, तो राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था।
रामरक्ष बैनीपुरी का गद्य में विविध साहित्य किसमें प्रकाशित हैं, तो इसमें बैनीपुरी रचनावली में प्रकाशित हैं। अगला आप देख सकते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में हुआ था। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार को कहाँ ले जाते थे, तो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। अगला आप देख सकते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी ने बाल गोविंद भगत हिंदी की किस विधा पर लिखा है, तो रेखा चित्र विधा पर लिखा है। इसमें आपको रेखा चित्र सही होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी की रचनाएं कितने वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी, तो 15 वर्ष की अवस्था में पत्र पत्रिका में छपने लगी थी। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य और असत्य की पहचान करनी है। राम बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, तो ये सत्य हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी की मृत्यु सन 1960 में हुई थी, तो ये असत्य हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं आषाढ़ की रिमझिम है समूसा गांव खेतों में उतर पड़ा है, तो ये सत्य हैं। अगला आप देख सकते हैं बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का श्रम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस जिस उनका बेटा मरा था जिस दिन उसका बेटा मरा, तो ये सत्य हैं। अगला आप देख सकते हैं बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप नहीं हुई, यह असत्य हैं। इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे, यहाँ पर 1920 आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी, यहाँ पर खत्म आएगा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, यहाँ पर शुरू आएगा। इसके बाद सारा आंगन मृत्यु और संगीत से ओतप्रोत हैं, इस यहाँ पर ओतप्रोत आएगा। इसके बाद है रामवृक्ष बैनीपुरी के माता पिता का निधन बचपन में हो गया था, तो यहाँ पर बचपन आएगा। इसके बाद आपको अति लघुत्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण किस नाम से जाने जाते थे। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था। इसके बाद अगला सवाल है बाल गोविंद ग्रस्त थे फिर उन्हें भगत क्यों कहता था। बाल गोविंद ग्रस्त संत थे, उसका आचरण सोच और प्रवृत्ति साधु संतों जैसी थी, इस कारण उसको भगत कहा जाता था। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं लेखक के जीवन की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है, तो कलाकारों तथा संत स्वभाव के भक्तों का सम्मान करना, संगीत के प्रति गहरी रुचि रखना लेखक के जीवन की विशेषताएं। अगला सवाल है बाल गोविंद भगत का आत्मसम्मान किस बात से प्रकट होता है। वे ग्रस्त संत थे, इसलिए गंगा स्नान से आते जाते किसी से मांग कर नहीं खाते थे। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं 21वां सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं बाल गोविंद की पुत्रवधू की शारीरिक विशेषताएं बताइए। तो उसकी पुत्रवधू सुंदर सुशील एवं प्रबंधिका के गुणों से युक्त थी। बाल गोविंद भगत ने समाज की कौन सी दो महत्वपूर्ण पुस्तक मान्यताओं को चुनौती दी थी, तो भगत जी ने पतहू के हाथों पुत्र की अग्नि दिलवाई तथा पतहू के भाई को कहकर विवाह करने को कहा था। इसी के साथ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।